इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक मशीन रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि वे प्रश्न जो कि विभिन्न प्रकार के ग्रुप बी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि ग्रुप बी की परीक्षाओं में यानी कि एइन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न बाकी परीक्षाओं जैसे कि जेई पीवे के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कि एइन की परीक्षाओं के लिए। तो आइए हम पहले सवाल से रूबरू होते हैं। A squeezing pressure in tamping machine is to be kept as how much for PNC PSC ट्रैक, यानी कि बे पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो पीएससी ट्रैक पर बिछाए गए हैं उनको टैम्पिंग करने के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर कितना रखा जाता है। आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए इस चार्ट की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप देखें तो प्लेन ट्रैक में अगर CST9 ट्रैक बिछा हुआ है या ST और उड़न बिछा हुआ है या PSC बिछा हुआ है, तो इन तीनों के स्क्वीजिंग प्रेशर में आप देखें तो सिर्फ प्लेन ट्रैक जो कि CST9 पर है वो 90 से 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ST और उड़न पर है तो 100 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और प्लेन ट्रैक में है तो 110 से लेकर के 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अगर हम ध्यान दें तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो ST और उड़न स्लीपर पर बनाए गए हैं वहां पर स्क्वीजिंग प्रेशर 110 से 115 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाएगा। और अगर PSC ट्रैक है तो उसका 125 से लेकर के 135 किलोग्राम 125 से 135 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ इसका जवाब निकल करके आता है 125 से लेकर 135 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंपिंग टूल इज टू बी केप्ट एज। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मैनुअल की तरफ को जाना होगा। क्या आपने ये वाला चार्ट आपने देखा है? देखिए ये वाला चार्ट आपने क्या देखा है। इस चार्ट में तीन बातें दी हुई है। रेट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द वाइब्रेशन सॉफ्ट, वाइब्रेशन सॉफ्ट का रिवोल्यूशन कितना होता है? 2000 से 2100 RPM होता है। वहीं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंपिंग टूल होता है 33 से 35 हर्ट्ज होता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो 3 से 5 mm होता है। इन्हीं से हमारे यहाँ जवाब आ जाता है कि 33 से 35 हर्ट्ज इस टैंपिंग टूल की फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी। अगला सवाल है कि एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल मेस साइज ऑफ स्क्रीनिंग यूनिट ऑफ BCMs आर। BCM में जो स्क्रीन लगाए जाते हैं उनका मेस साइज कितना होता है। अगर आपने इंडियन रेलवे मशीन मैनुअल का ये वाला पैरा अगर पढ़ा है तो इसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है जो प्रेजेंट मॉडल में स्क्रीन यूनिट लगाए गए हैं तो स्क्रीन यूनिट का एरिया 21 स्क्वायर मीटर होता है, जिसमें स्क्रीन के साइज होते हैं 80 mm, 50 mm और 28 mm। ठीक है, तो इस ढंग से आपको यहाँ से जवाबों को मिल गया होगा कि 80 mm, 50 mm और 28 mm तीन साइजों में यह मेस लगा हुआ रहता है। स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ 72 स्टोन RGM, सॉरी यहाँ पर दो बार स्टोन लिख दिया गया है। स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ 72 स्टोन RGM इन टेंजेंट ट्रैक। यहाँ सबसे पहले इस टेंजेंट ट्रैक से मतलब समझे। टेंजेंट ट्रैक का मतलब हो गया स्ट्रेट ट्रैक। तो स्ट्रेट ट्रैक में जो 72 स्टोन वाला RGM है उसमें उसकी स्पीड कितनी रखी जाती है। आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पर आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर टेंजेंट ट्रैक या स्ट्रेट में स्पीड बताई गई है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर जो माइल्ड कर्व में कितना स्पीड रहेगा, शार्प कर्व में कितना रहेगा, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड बताई गई है। तो टेंजेंट ट्रैक में इसकी स्पीड कितनी रखनी है यह आपको। तो अब वापस आते हैं सवाल पर कि स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ 72 स्टोन RGM इन टेंजेंट ट्रैक। तो टेंजेंट ट्रैक में सबसे पूछा गया था, जैसा कि आपने यहाँ पर हमको देखा था टेंजेंट ट्रैक के बारे में। तो टेंजेंट ट्रैक में स्पीड आप देख रहे होंगे कि GMT चाहे जो भी हो सभी जगह स्पीड अपनी कितनी रखी जाती है, 15 kmph रखी जाती है। तो इस ढंग से इसका जवाब आपको निकल के आएगा 15 kmph। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ पासेज ऑफ ग्राइंडिंग डन इन शार्प कर्व बाय RGM ऑफ 72 स्टोन ग्राइंडर्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने पासेज ग्राइंडिंग के किए जाएंगे यदि वह शार्प कर्व है। तो अभी आपने पीछे जस्ट देखा होगा उसी को वापस अगर देखें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कर्व में यहाँ पर 3 पास की बात की गई है।
आप सब जगह देख रहे होंगे कर्व में आपको 3 पास आपको देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पासेज। कोडल लाइफ ऑफ आरजीएम ऑफ 72 स्टोन ग्राइंडर इज, कोडल लाइफ की बात की गई है, यानी कि किसी मशीन का एक निर्धारित जीवन काल की कम से कम इतना तो उस मशीन को अवश्य चलना चाहिए, उतना काम करना चाहिए। आइए मैं आपको पहले इसके उस चार्ट पर दिखाता हूं जहां पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब आप दे सकते थे। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक अगर देखें तो आप देखेंगे कि रेल ग्राइंडिंग मशीन का कोडल लाइफ सबसे कम यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसे अधिक जो कोडल लाइफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूटीवी और आरबीएमबी यानी मटेरियल हैंडलिंग मशीनों के बारे में। इसके अलावा जितनी भी मशीनें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी उन सभी की लाइफ 20 ईयर्स है। तो आप यहाँ पर इसे आरजीएम को याद कर लें और मटेरियल हैंडलिंग को याद कर लें, और बाकी के लिए 20 अगर ईयर्स याद रख लेते हैं तो इसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। तो इस प्रकार आरजीएम में यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 15 ईयर्स। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द आरजीएम, आरजीएम के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को देख करके बताना है आपको कि इनमें से कौन सा आरजीएम से संबंधित है। इसे रेल ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोफाइल द रेल हेड, ये सही है, इसे रीप्रोफाइल करने के लिए रेल ग्राइंडिंग को चलाया जाता है। रेल ग्राइंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रेल, निश्चित तौर पर उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और रेल ग्राइंडिंग रिड्यूसेज द कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेज, बिल्कुल यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका जवाब हुआ ऑल ऑफ द। ओनली दिस ट्रैक मशीन हैज अरेंजमेंट फॉर लिफ्टिंग ऑफ थर्ड रेल एट टर्नआउट। तो यहाँ पर जितनी भी मशीनें आपको दी गई है इसमें सिर्फ यूनिमैट 3S है जो कि थर्ड रेल को टर्नआउट में लिफ्ट करने के काम में आती है, यानी कि इसमें फैसिलिटी होती है कि आप थर्ड रेल को लिफ्ट कर सकें। यूनिमैट 4S में फैसिलिटी होती है कि लिफ्ट भी करती है और टैंप भी कर सकती है। इन केस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ द टेम्पिंग मशीन डिप्लॉयड बिहाइंड बीसीएम, ग्रुप ऑफ मशीन काम कर रही हो, बीसीएम के पीछे टैंपिंग मशीनें भी काम कर रही हो, और वैसे कंडीशन में अगर टैंपर मशीन काम कर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसे बिल्कुल नियमानुसार ही याद कर लें कि अगर बीसीएम चल रही है और नीचे टैंपिंग मशीनें अगर उसके पीछे काम कर रही थी और बीसीएम अगर काम करना बंद कर देती है तो हमें टैंपिंग मशीन अगर काम करना बंद कर देती है तो हमें बीसीएम का काम भी रोक देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ जो टैंपिंग नहीं हो पाया है उसे मैनुअली टैंप करने के बाद ही हम ट्रैफिक को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि BCM working shall be stopped and unattended track to be tamped manually before opening for traffic. The function of CPOH workshop for track machines are सेंट्रलाइज पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, जो वर्कशॉप होता है उनका नीचे दिए गए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन है उससे जो कनेक्टेड है। तो पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन करता है, पोस्ट पीओएच सर्विस टू जोनल लेवल एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ द ओवरऑल आइटम्स, और एक्टिंग एज नॉलेज सेंटर ऑफ द ट्रैक मशीन। तो यहाँ पर यह तीनों के तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस सीपीओएच के फंक्शन में काउंटिंग होते हैं, अतः यहाँ इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। हाउ मच मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेटर क्वालिटी आउटपुट फॉर द टैंपिंग मशीन। यहाँ पर एक सवाल में थोड़ी कमी दिख रही है कि यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन कितना है रिक्वायर्ड टैंपिंग मशीन के लिए, लेकिन इसमें यह न मेंटेनेंस के बारे में चर्चा की गई है न किसी के बारे में चर्चा की गई है। आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर मेंटेनेंस पर्पस के लिए मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन तो 150 mm चाहिए, लेकिन अगर वो नया ट्रैक है बिल्कुल नया ले हुआ है तो वहां पर क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन की 250 mm आवश्यकता पड़ती है मेन लाइन पर, और लूप लाइनों में 150 mm की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर अगर इस सवाल का सही जवाब देना हो तो यहाँ पर हमें एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मेंटेनेंस में यहाँ पर 150 mm होगा, और साथ ही साथ न्यू ट्रैक में न्यू ट्रैक में लूप लाइन पर भी 150 mm क्लीन क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर हम न्यू ट्रैक की बात करें तो न्यू ट्रैक मेन लाइन पे न्यू ट्रैक में मेन लाइन पर हमें क्लीन क्वेश्चन 250 mm
मिनिमम हमको रखना होगा। विच टैंपिंग मशीन विल गिव मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेन ट्रैक टैंपिंग, यानी कि जितने भी प्रकार की टैंपिंग मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी टैंपिंग मशीनों में कौन सी टैंपिंग मशीन का आउटपुट हमें सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए पहले आपको सभी टैंपिंग मशीनों का आउटपुट पता होना चाहिए, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे ज्यादा आउटपुट किस टैंपिंग मशीन का है। यहाँ पर आप देखें, हमने कुछ 5 मशीनों के बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाया है। जैसे कि पहला डियोमैटिक, तो डियोमैटिक का आउटपुट होता है 800 मीटर पर इफेक्टिव आवर। सीएसएम मशीनों का 1200 मीटर पर इफेक्टिव आवर, और टैंपिंग एक्सप्रेस का 1600 मीटर पर इफेक्टिव आवर। और यूनिमैट का टर्नआउट में आता है, यूनिमैट का होता है 1 टर्नआउट। और एमपीटी यानी मल्टीपर्पज टैंपर्स का होता है, अगर वो प्लेन ट्रैक में कर रहे हो तो 1000 पीएसपीआर से टैंप करेंगे, और टर्न आउट कर रहे हैं तो 1 टर्न आउट। यहाँ पर पूरी चार्ट में आपको देख के लग रहा हो कि सबसे ज्यादा जो आउटपुट मिल रहा है वो टैंपिंग एक्सप्रेस है या डायनामिक एक्सप्रेस को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टैंपिंग एक्सप्रेस, टैंपिंग एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इज वर्किंग ऑफ डीटीएस परमिसेबल इन टनल, क्या डीटीएस को टनल में परमिट किया जाता है, अगर किया जाता है तो किस कंडीशन पर। तो नॉर्मली डीटीएस को टनल में परमिट किया ही नहीं जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मशीन इफ मोर देन वन मशीन इज वर्किंग टुगेदर, जब मशीनों को ग्रुप में चलाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आरजीएम मशीनें हमेशा अकेले चलती है, तो आरजीएम मशीनें किसी ग्रुप में नहीं चलेगी। आरजीएम कैन वर्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस, आरजीएम कहाँ कहाँ पर काम कर सकती है, विच लोकेशन पर। आरजीएम एलसी पर काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर चेकर लगा होता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में भी समस्या आती है, एसीजे पर भी नहीं कर पाती है, तो इन तीनों जगहों पर नहीं कर पाती है। पर ब्रिज पर कर लेती है, चाहे गार्ड रेल लगा हुआ हो। तो इसका जवाब होगा ब्रिज विल गार्ड रेल। द मिनिमम ब्लॉक ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड फॉर बीसीएम वर्किंग इन प्लेन ट्रैक, जब प्लेन ट्रैक में डीप स्किनिंग का काम चालू है बीसीएम मशीनों के द्वारा, तो मिनिमम ब्लॉक आवर्स कितने की रिक्वायरमेंट है। तो जितने टाइप के बीसीएम होते हैं, पहले हमें उन सब के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि बीसीएम प्लेन ट्रैक होता है, बीसीएम पॉइंट एंड क्रॉसिंग में काम कर रहा होगा, एचओ बीसीएम होगा, और शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन होगा। तो आप देख रहे हैं कि बीसीएम प्लेन ट्रैक का आउटपुट जो है वो इफेक्टिव आवर 200 मीटर है। बीसीएम और पॉइंट एंड क्रॉसिंग का 1 टर्न आउट ट्रैक है। एचओ बीसीएम का 350 है, और एस बीसीएम का 400 मीटर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मिनिमम ब्लॉक ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड फॉर द बीसीएम मशीन वर्किंग इन द प्लेन ट्रैक। सॉरी, हम ब्लॉक के बारे में, हमने आउटपुट के बारे में से बात करना चालू कर दिए, यहाँ पर मिनिमम ब्लॉक की बात थी। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि बीसीएम प्लेन ट्रैक में 3 घंटा चाहिए, सबसे कम चाहिए एसबीसीएम में 2.5 घंटा, उसके बाद बीसीएम प्लेन ट्रैक में 3 घंटा, और बीसीएम पॉइंट एंड क्रॉसिंग में सबसे अधिक 4.5 घंटा चाहिए, और एचओ बीसीएम में 4 घंटा चाहिए। तो यहाँ पर बीसीएम, अगर बीसीएम की बात की गई है तो आप इसे देखें, यहाँ पर प्लेन ट्रैक के बारे में बात की गई थी, तो प्लेन ट्रैक में इसका जवाब होगा कि 3 घंटे इसका मिनिमम ब्लॉक आवर्स के रिक्वायर्ड है। तो 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। द मेडिकल फिटनेस कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर द एसएससी ट्रैक मशीन, जितने भी सुपरवाइजरी स्टाफ हैं सेफ्टी कैटेगरी के, इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हुए लोगों का, इन सबकी A3 होती है, तो इनका भी यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी A3 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैंपिंग मशीन हैज द सैटेलाइट यूनिट, इस मशीन में सैटेलाइट यूनिट लगा हुआ होता है, इनमें से कौन सी मशीन है जिसमें कि सैटेलाइट यूनिट लगा हुआ है। तो 0932 CSM में सैटेलाइट यूनिट लगा हुआ होता है। मिनिमम क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर टैंपिंग मशीन इन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द मेन लाइन, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 250 mm मिनिमम क्वेश्चन होना आवश्यक है। Lifting of track up to how much in one pass can be done by the BCM presently available on the Indian Railway, तो मैक्सिमम लिफ्टिंग जो एक बार में की जा सकती है एक पास में, वो डेट इज है 100 mm तक की लिफ्टिंग की जा सकती है।
द गेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैक इन ट्रैक रिलेइंग बाय द PQRS मशीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑक्सिलरी ट्रैक से संबंधित अक्सर ये पूछा जाता है और इसका जवाब होता है 3400 मिलीमीटर। During ALC measuring mode, track can be measured by the tamping machine is। ALC measuring mode में ट्रैक का मेजरमेंट टैंपिंग मशीन के द्वारा किस डायरेक्शन में किया जा सकता है? रिवर्स डायरेक्शन में सिर्फ, या वर्किंग डायरेक्शन में किया जा सकता है, या बोथ डायरेक्शन में? तो यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में ऐसा किया जा सकता है। While tamping ramp in and ramp out, how much it should be given to the track? तो रैंप इन और रैंप आउट 1/1000 का रैंप दिया जाता है टैंपिंग के केसेज में। जनरली while selecting base rail यानी डेटम रेल ऑन ए कर्व ट्रैक, विच रेल इज केप्ट एज अ बेस रेल? तो यहाँ पर ये हो गया आउटर रेल, ये हो गया इनर रेल, ठीक है, ये हो गया इनर रेल, ये हो गया आउटर रेल। इसके सापेक्ष में यहाँ पर सुपर एलिवेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अगर कर्व ट्रैक में बेस रेल कौन सी होगी? इनर रेल। तो इनर रेल को बेस रेल माना जाता है। While establishing of track machine, SSC JE इंचार्ज इंश्योर, में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा SSC या जेई ट्रैक मशीन इंचार्ज होगा, उसको खास तौर पर ध्यान रखना है। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फॉलोइंग मार्कों को क्लियर करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सबसे आवश्यक है। After deep screening of BCM and one round of tamping by the tamper and stabilization by the DTS, traffic can be resumed at a speed of। ये एक डेडिकेटेड सवाल है, इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। 40 kmph पर इसको एक बार DTS चलाने के बाद, एक टैंपिंग करने के बाद किया जा सकता है। After deep screening of BCM and one round of tamping by tamper and stabilization by DTS, traffic can be resumed at a speed of। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये सभी 40 kmph ही होगा। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसीज आप देख पा रहे होंगे, बहुत से मशीनों के बारे में, RGM के संबंध में या अन्य किसी के संबंध में, फ्रीक्वेंसी के संबंध में बातें की गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि RGM, जब RGM मशीन होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक मशीन के संबंध में डिप्टी CATM का कितने समय के बाद इंस्पेक्शन करते हैं। तो यदि मशीन के जो ओनिंग रेलवे है वहां का डिप्टी CATM लाइन 3 महीने पर अगर करते हैं तो वर्किंग में करने वाले को मंथली करना पड़ता है। इसी प्रकार XCN-TM जो ओनिंग रेलवे के होंगे तो वो मंथली करेंगे, नहीं तो वर्किंग रेलवे का फोर्थ करेगा। इसी प्रकार SSC-TM यहाँ पर फोर्टनाइटली करते हैं ओनिंग रेलवे के, और वर्किंग रेलवे के वीकली किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों में खासतौर पर कुछ कॉमन लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रैक रिलेइंग ट्रेन है, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन 6 महीने में, ठीक है। और TLE और PCCM साल भर में एक बार करना होता है डिप्टी CTM को। और टैंपिंग एक्सप्रेस, CSM, यूनिमैट, WST इनका 1 साल पर करना होता है। BCM और SBCM के लिए 1 साल पर करना होता है। और MPT, DTS और BRM, UTB और RBMB जैसे मशीनों के लिए नीड बेस है कि आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप देखें तो TRT को XCN मंथली करते हैं, TLE और PCCM को 2 महीने में करते हैं, TLE, CSM, यूनिमैट और वर्क साइट टैंपर्स को 3 महीने में करना होता है, BCM और SBCM को 2 महीने में करना होता है, और MPT, DTS, BRM, UTB और RBMB को 4 महीने में करता है। इसी प्रकार SSC ट्रैक मशीन, SDI और SD के बारे में बात करें तो TRT फोर्थ है, TLE भी फोर्थ है, PCCM भी फोर्थ है, टैंपिंग एक्सप्रेस, CSM, यूनिपेड, वर्क साइट पर मंथली है, BCCM मंथली है, और MPT, DTS और BRM इन सबको 2 महीने में एक बार करना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि BCM के बारे में अगर कह दिया गया कि हमको एक बार करना है, तो ये इसका अर्थ नहीं किसी एक BCM को, अगर वहाँ पर 3 BCM है तो तीनों को अलग अलग उसे करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे AN जो TM लाइन है, यहाँ TM लाइन के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर BCM की इसका इंस्पेक्शन 2 महीने पर है, ठीक है। तो वो हर एक BCM का 2 महीने पर इंस्पेक्शन करेंगे, ना कि किसी एक का करेंगे। FRM80 कौन सी मशीन है? अगर आपने मशीनों का वीडियो अगर देखा होगा तो इसका आसानी से बता पाइएगा कि FRM80 शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, या उसका शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन के एक मशीन का नाम है FRM80।
For new line, the total clean velocity should be at least how much before undertaking tamping by the machines. तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें एक चीज है कि ये सवाल भी पहले आ चुका है। टोटल बैलास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फॉर न्यू मेन लाइन कितना होना चाहिए, तो इसका 250 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन है जिसमें तीसरी रेल को उठाने और उसे नीचे पैक करने की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो यूनिमैट है 4S होता है, उसमें तीसरी रेल को उठाने को भी क्षमता होती है और पैक करने के भी। 3S में सिर्फ तीसरी रेल उठाने की क्षमता होती है और 4S में इसे पैक करने की भी क्षमता होती है, तो ये जवाब होगा। इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन लाइन एडीएन फॉर द बीसीएम वर्किंग इन हिच सेक्शन इज। जैसा कि पीछे में हमने बात किया था कि अगर एडीएन ओपन लाइन का होगा तो बीसीएम को कितने दिन में करेगा, तो यह प्रत्येक 15 दिन में करता है, यानी वंस इन ए फोर्थ नाइट करता है। PQRS और SQRS जैसे ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट कितने मिलीमीटर गेज पर ऑक्सिलरी ट्रैक पर चलते हैं, ये भी हमने पीछे देख लिया है, तो ये होगा 3400 mm। वर्तमान में भारतीय रेलवे पर उपलब्ध बैलास्ट क्लीनिंग मशीनें एक बार में कितना उठा सकती है, इसके बारे में हमने बात किया था कि ये 100 तक एक बार में लिफ्टिंग करने की इनकी क्षमता होती है। टैंपिंग के दौरान सभी उतार चढ़ाव को कवर करने के लिए डेटम रेल को जो लिफ्ट दिया जाता है, नॉर्मल लिफ्ट दिया जाता है, उस नॉर्मल लिफ्ट को जनरल लिफ्ट का नाम देते हैं, जो कि 20 से कम नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक पैरामीटर एक टैंपिंग मशीन द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, तो टैंपिंग मशीन क्रॉस लेवल सुधार सकता है, अलाइनमेंट सुधार सकता है, अनइवननेस सुधार सकता है, पर गेज को नहीं सुधार सकता, तो इसका जवाब होगा गेज। एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल हु इज रिक्वायर्ड टू अरेंज हाई स्पीड डीजल फॉर द ट्रैक मशीन, तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक मशीन मैनुअल के बारे में बात किया गया है। तो ट्रैक मशीन मैनुअल में एडीएन ओपन लाइन की ड्यूटी में हम देखते हैं, तो एडीएन ओपन लाइन की यह जिम्मेदारी होती है कि वो HSD ऑयल की इंतजाम करे। इसी के साथ लगभग 43 से 44 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए। ये सभी सवाल जेई की परीक्षाओं के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं जितने के लिए एएन की परीक्षाओं के लिए उपयोगी थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें कि आप इसे किस डिवीजन से देख रहे हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए अलविदा। थैंक यू।